हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एजुकेशन। तो हमने अपनी इनकम टैक्स सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स में टाइप्स ऑफ टैक्स रेट क्या होता है। अब आगे देखते हैं कैजुअल इनकम। तो कैजुअल इनकम वो इनकम होती है जो कि टेम्परेरी होती है, परमानेंट नहीं होती। जो इनकम टेम्परेरी होती है वो इनकम क्या होती है, कैजुअल इनकम। जैसे कि एनी रिसिप्ट विच इज अ कैजुअल एंड नॉट परमानेंट। जो इनकम परमानेंट नहीं होती, टेम्परेरी होती है, वो इनकम कौन सी थी, कैजुअल इनकम। एग्जाम्पल विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्विज़ेस, पजल्स, कार्ड गेम्स एंड अदर गेम्स ऑफ एनी शॉर्ट और फ्रॉम गैम्बलिंग और बेटिंग ऑफ एनी फ्रॉम और नेचर वेन एवर आर कैजुअल इनकम्स। ये सब चीजें हैं, हम लॉटरी कोई जीतते हैं, कोई गेम में पार्टिसिपेट करते हैं, वो जीतते हैं, तो ये हमारी टेम्परेरी इनकम होती है। ये परमानेंट नहीं होती कि हमारे पास लॉन्ग टर्म के लिए ये इनकम आएगी। अंडर कैजुअल इनकम डज नॉट इंक्लूड, जो ये नीचे दिए हुए पॉइंट्स ये कैजुअल इनकम में नहीं आते। जैसे कैपिटल गेन। कैपिटल गेन क्या, फर्स्ट पॉइंट है कैपिटल गेन। अगर हमें कोई कैपिटल जो है गेन हुई है तो वो हमारे लिए क्या है, परमानेंट है, ना कि कैजुअल इनकम, टेम्परेरी नहीं है। सेकंड पॉइंट है रिसिप्ट अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस और द एक्सरसाइज ऑफ प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन। हमारा जो प्रोफेशन है, प्रोफेशन से क्या होगा, हमें हर महीने सैलरी मिलेगी, तो ये भी हमारे लिए परमानेंट इनकम है, ना कि कैजुअल इनकम। थर्ड पॉइंट है अ गिफ्ट फ्रॉम अ रिलेटिव इज नॉट इनकम एट ऑल। हमें कोई रिलेटिव से अगर गिफ्ट मिलता है तो वो हमारे लिए कैजुअल इनकम नहीं होगी, क्योंकि वो परमानेंट नहीं होती। थर्ड पॉइंट है पेमेंट बाय द हस्बैंड टू हिज वाइफ अंडर एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट मेंटेनेंस अलाउंस इज नेदर कैजुअल इनकम नॉर अ पर्सनल गिफ्ट। अकॉर्डिंग अगर वो दोनों साथ में नहीं रहते और उनको अगर जो है एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग हस्बैंड अपनी वाइफ को जो है घर खर्च के लिए अगर पैसे देता है, तो वो कौन सी इनकम, कैजुअल इनकम नहीं होगी, उस पर टैक्स चार्ज होगा, क्योंकि वो एग्रीमेंट किया हुआ है। अगर पर्सनल होता, हस्बैंड अपनी वाइफ को जो है पैसे देता है घर खर्च के लिए, तो वो सिंपल मतलब कि उस पर टैक्स चार्ज नहीं होता। अगर एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग हो रहा है तो उस पर टैक्स चार्ज होगा। आगे इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ कैजुअल इनकम। रेट ऑफ टैक्स 30%। अगर कोई भी हम अगर लॉटरी में या पजल्स में जो है इनकम रिसीव करते हैं तो उस पर कितने परसेंट का टैक्स लगेगा, 30% का। आगे सेट ऑफ लॉसेस नॉट परमिटेड। अगर हम कोई भी मशीनरी मान लीजिए, उसको ले आने जाने में जो खर्च आया तो वो क्या होगी, टैक्सेबल नहीं होगी, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। आगे है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। जो भी सोर्सेस से जो डिडक्शन होकर आता है हमारे पास, जो अमाउंट आता है वो क्या होगी, कैजुअल इनकम। एक्सपेंसेस आर नॉट डिडक्टेबल। आगे पर्सन। अब पर्सन कौन होता है, पर्सन इंक्लूड द फॉलोइंग एन इंडिविजुअल, कोई एक पर्सन, अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हमने पढ़ा था कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मतलब कि एक अकाउंट खोला जाता है जिसमें सभी मेंबर्स का जो है अकाउंट उसमें होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में, तो वो एक अकाउंट की तरह होता है और उसमें जो पर्सन्स होते हैं सब घर के मेंबर्स। और एक कंपनी है, कंपनी में भी क्या होता है, पर्सन ही काम करते हैं। फर्म में भी कौन काम करता है, पर्सन्स। एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन और अ बॉडी ऑफ नॉलेज वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। अ लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी मतलब जहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल हो, वहां पर भी कौन करेगा काम, पर्सन्स करेंगे। एवरी आर्टिफिशियल पर्सन्स नॉट फेलिंग विद इन एनी ऑफ द प्रीसीडिंग सब क्लॉजेज। फर्स्ट पॉइंट इंडिविजुअल। एन इंडिविजुअल मीन्स अ नेचुरल पर्सन और अ ह्यूमन बीइंग हु मे बी मेल, फीमेल, माइनर, चाइल्ड। इंडिविजुअल कोई भी हो सकता है, मेल, फीमेल, माइनर, चाइल्ड, बच्चा, बूढ़ा, सब। सेकेंड है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मीन्स अ हिंदू family which consists of all persons lineally descended from a common ancestor including the wives and unmarried daughters। जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में सब इंक्लूड होते हैं, अनमैरिड डॉटर्स और घर के सभी पर्सन्स हैं, मेंबर्स हैं,
तो वो क्या हो गई, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो गई। आगे कंपनी, अ कंपनी में बी डिफाइंड एज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ विथ परपेचुअल सजेशन, अ कॉमन सील एंड शेयर्स कैरिंग लिमिटेड लाइबिलिटी। अब कंपनी क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है, पर इसको क्रिएट करने वाला कौन है, पर्सन है। तो कंपनी में कौन काम करेंगे, पर्सन से करेंगे। आगे एज पर सेक्शन 217 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, कंपनी मीन्स एनी इंडियन कंपनी। अब इसमें क्या क्या कंडीशंस है, सबसे पहला है इंडियन कंपनी, एनी बॉडी कॉर्पोरेटेड इनकॉर्पोरेटेड अंडर द लॉ ऑफ फॉरेन कंट्री। जो कॉर्पोरेटेड है वो इंडिया में, चाहे वो बाहर फॉरेन कंट्री में काम कर रही हो। एनी इंस्टीट्यूशन एसोसिएशन और बॉडी वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट एंड वेदर इंडियन और नॉन इंडियन विच इज डिक्लेयर्ड बाय जनरल और स्पेसिफिक ऑर्डर ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ द डायरेक्ट टैक्स, इंडिया का है या नहीं है। तो उसमें कंपनी में काम कौन कर रहा है, पर्सन से कर रहे हैं, तो वो क्या हुए, मेंबर्स जो होते हैं एम्प्लॉय वो क्या हो गए, पर्सन से हो गए। फोर्थ पॉइंट है फर्म, अ फर्म मीन्स अ पार्टनरशिप फर्म इंक्लूडिंग लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप विच इज डिफाइंड अंडर द पार्टनरशिप एक्ट। फर्म में भी कौन काम करते हैं, पार्टनरशिप पे काम होता है फर्म में, वहां पर भी क्या पार्टनरशिप दो लोगों के बीच में होता है, और दो लोग जो मेंबर्स होते हैं उन्हें हम क्या कह सकते हैं, पर्सन्स। फिफ्थ एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स मीन्स टू और मोर पर्सन ज्वाइनिंग फॉर अ कॉमन पर्पस फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग इनकम। एसोसिएशन ऑफ पर्सन मतलब दो जो पर्सन्स है वो सेम ऑब्जेक्टिव के लिए कुछ टाइम के लिए एक दूसरे के साथ काम करते हैं, तो वो भी क्या हो गए, पर्सन्स, क्योंकि वो अपनी अर्निंग इनकम अर्न करने के लिए जो उन्होंने बस कुछ टाइम के लिए साथ में आए हैं और काम किए, पर वो दोनों है तो पर्सन्स ही। 6 पॉइंट बॉडी ऑफ नॉलेज, बॉडी ऑफ नॉलेज मीन्स अ कॉन्ग्लोमेरेशन ऑफ इंडिविजुअल हु कम टुगेदर, चांस एग्जाम्पल बाय बर्थ। बॉडी ऑफ नॉलेज मतलब कि कोई भी पर्सन है वो जो है बर्थ से ही किसी और के लिए काम कर रहा है, तो वो भी क्या है, एक पर्सन है। 7th है लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी मीन्स एन अथॉरिटी लीगली एंटाइटल्ड टू और इंटरेस्टेड बाय द गवर्नमेंट विद द मैनेजमेंट और कंट्रोल ऑफ अ म्यूनिसिपल और लोकल फंड। सच अथॉरिटी इंक्लूड्स म्यूनिसिपैलिटी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्सेट्रा। लोकल अथॉरिटी क्या होगी, वो इंस्टीट्यूशन, वो ऑर्गेनाइजेशन जिसपे किसका कंट्रोल है, गवर्नमेंट का। और आगे बढ़ेंगे एसएससी। अब एसएससी कौन होता है, ये पहले ही बताया है, एसएससी वो होता है जो गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है, टैक्स पे करने वाला कौन होता है, एसएससी। एंड एसएससी मीन्स अ पर्सन, एसएससी सबसे पहला है पर्सन तो है ही। फर्स्ट पॉइंट है हु इज लाइबल टू पे, हु इज लाइबल टू पे एनी टैक्स, वो पर्सन होना चाहिए और वो लाइबल होना चाहिए टैक्स पे करने के। हु इज लाइबल टू पे एनी अदर सम ऑफ मनी अंडर दिस एक्ट, जो वो इनकम अर्न करता है उस पर लाइबल होना चाहिए कि वो उतने का टैक्स पे कर पाए। थर्ड है इन रिस्पेक्ट ऑफ whom एंड प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट हैज बीन टेकन फॉर द असेसमेंट ऑफ द इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ विच इज असेंबल। वो जो एसएससी है अगर वो टैक्स पे करने के लाइबल नहीं है तो क्या है, वो उसकी जगह अपनी जगह अदर पर्सन से वो टैक्स को गवर्नमेंट को दिलवा सकता है अगर वो लाइबल नहीं है। तो अगर वो सेकंड पर्सन एग्री करता है उसके टैक्स पे करने के लिए तो ऐसा हो सकता है। फोर्थ पॉइंट है हु इज डीम्ड टू बी एसएससी अंडर एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। सिक्स है हु इज डीम्ड टू बी एन एसएससी इन डिफॉल्ट अंडर एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। अब एसएससी इन डिफॉल्ट और डीम्ड एसएससी हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है। सबसे पहला डीम्ड एसएससी। डीम्ड एसएससी कौन होता है, अ पर्सन हु इज नॉट एबल टू पे टैक्स in the behalf of a person for some other person pay the tax of one person। डीम्ड एसएससी वो होता है अगर कोई भी पर्सन जो है वो टैक्स पे करने के अभी नहीं पे कर सकता, एबल नहीं है टैक्स पे करने के, तो वो पर्सन अगर एग्री है उस पर्सन की जगह गवर्नमेंट को टैक्स पे करने के लिए, तो ये क्या होता है डीम्ड एसएससी। जैसे कोई माइनर है, अभी वो 18 साल का नहीं हुआ है पर वो इनकम जनरेट कर रहा है, और इनकम जनरेट कर रहा है तो वो क्या करेगा, अदर पर्सन से एग्री करवा के कि वो उसकी बिहाफ पे जो है गवर्नमेंट को टैक्स देगा। जब वो पर्सन फर्स्ट बी पर्सन जो है
18 साल से ज्यादा हो जाएगा, मेच्योर हो जाएगा, तो वो फिर अपना टैक्स खुद ही भरेगा। और अगर 18 साल का नहीं हुआ तो उसका टैक्स जो है कोई और भरेगा। अगर 18 साल से कम उम्र का जो है चाइल्ड इनकम जनरेट कर रहा है तो ये क्या हो गया, डीम्ड एसएससी। एग्जाम्पल है, आफ्टर द डेथ ऑफ अ person, his legal representative will be treated as an assessee for that income of the deceased on which tax has not been paid by the deceased before his death। मतलब कोई पर्सन है, अगर उसकी डेथ हो गई है, तो जैसे कोई फादर है, अगर उसकी डेथ हो गई तो उसका टैक्स कौन आगे पे करेगा, उसका सन जो है उसकी जगह टैक्स को पे करेगा, तो वो क्या कहलाया जाएगा, डीम्ड एसएससी। आगे है एसएससी इन डिफॉल्ट। अब एसएससी इन डिफॉल्ट ये होता है व्हेन अ पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल, जैसे कोई पर्सन है वो टैक्स पे करने की कैपेबल ही नहीं है, टैक्स पे ही नहीं कर सकता, वो क्या होगा, एसएससी इन डिफॉल्ट। मतलब कोई परेशानी आ गई है उसको टैक्स पे करने में, तो वो एसएससी इन डिफॉल्ट कहा जाएगा। एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन विल मेकिंग एनी पेमेंट टू अनदर पर्सन इज लाइबल टू डिडक्ट इनकम टैक्स thereon at source, does not deduct income tax therefore, or having deducted does not deposit in the government treasury, he will be treated as an assessee in default for that income tax। मतलब जो पर्सन है, अगर मान लीजिए 1 साल का इनकम टैक्स है, तो वो पर्सन उस टाइम पे उसके पास पैसे नहीं है, वो अनेबल है जो है इनकम टैक्स को टैक्स देने के लिए गवर्नमेंट को, तो वो क्या कहला जाए, एसएससी इन डिफॉल्ट। वो अगले साल दे देगा, उस साल का भी टैक्स अगले साल दे देगा, तो वो उस टाइम पे क्या होगा, एसएससी इन डिफॉल्ट, कि वो अभी टैक्स नहीं दे सकता किसी भी कारण से। आगे प्रीवियस ईयर हमने पहले ही पढ़ा था कि प्रीवियस ईयर क्या है और असेसमेंट ईयर क्या होता है। प्रीवियस ईयर वो होता है जिसमें हम अपनी इनकम को जनरेट करते हैं, और असेसमेंट ईयर वो है जिसमें हमारी जो है जिसमें हम पे करते हैं, तो वो कौन सा असेसमेंट ईयर होता है। और प्रीवियस ईयर जिसमें हमने इनकम अर्न की है। अब प्रीवियस ईयर देखते क्या है, प्रीवियस ईयर द ईयर इन विच इनकम इज अर्न, वो ईयर जिसमें हमने इनकम अर्न की है, वो कौन सा ईयर, प्रीवियस ईयर। नेक्स्ट असेसमेंट ईयर जिसमें कैलकुलेट इनकम टैक्स इनकम जो है कैलकुलेट होती है और हम पे करते हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट नोट है। इन केस ऑफ न्यूली सेटअप बिजनेस, प्रोफेशन और एनी अदर न्यू सोर्स ऑफ इनकम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, द प्रीवियस ईयर विल बिगिन फ्रॉम द डेट ऑफ सेटिंग अप ऑफ न्यू बिजनेस और प्रोफेशन, और फ्रॉम द डेट ऑफ कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस ऑफ द न्यू सोर्स ऑफ इनकम एंड विल एंड विद सेट फाइनेंशियल ईयर। मान लो अगर कोई भी बिजनेसमैन है, उसने अपना बिजनेस सेटअप किया 1 सितंबर से, तो उसकी जो इनकम है वो फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग कैलकुलेट नहीं होगी। जैसे कि वो उसकी इनकम 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कैलकुलेट नहीं होगी, बल्कि उसने जब से इनकम जनरेट करना स्टार्ट की वहां से उसकी इनकम कैलकुलेट होना स्टार्ट होगी। जैसे कि 1 सितंबर से और 31 अगस्त तक उसकी इनकम जो है जनरेट होती है, तो उसके जो अगले साल है, जैसे 2022-23 में उसने सेटअप बिजनेस किया, तो 22-23 क्या हो गई, उसका प्रीवियस ईयर। और असेसमेंट ईयर कौन सा होगा, 24-25, जिसमें उसकी इनकम कैलकुलेट की जाएगी। तो ये प्रीवियस ईयर की जो है कंडीशंस होती है। फर्स्ट प्रीवियस ईयर में बी ऑफ लेस देन 12 मंथ, जो है प्रीवियस ईयर जो होना चाहिए वो 12 मंथ का होना चाहिए, तभी इनकम टैक्स को कैलकुलेट। तो आगे हम सीखेंगे कि इनकम टैक्स कैलकुलेट कैसे किया जाता है किसी भी सैलरी पर। मान लो किसी पर्सन की सैलरी जो है साल की 10 लाख है, अब उसमें हमें क्या है, इनकम टैक्स कैलकुलेट। 2.5 लाख पे कोई भी जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं लगता इनकम टैक्स का, वो जो होता है नील होता है। तो 10 लाख में से 2.5 लाख हमने निकाल दिए, उस पर कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, तो कितना हमारे पास बचा, 7,50,000 रुपए बचे 10 लाख में से। उसके बाद हम सेकंड हमारे जो चार्ट होता है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, 2.5 लाख से अगर 5 लाख तक किसी की इनकम है, 2.5 लाख से ज्यादा और 5 लाख से कम किसी की इनकम है, तो उसके ऊपर 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज लगता है। तो फिर उसमें क्या किया हमने, 2.5 लाख को, हमारे पास कितना बचा था, 7,50,000, अब
हमने 10 लाख में से पहले क्या किया, 2.5 लाख निकाल दिए, उसमें कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। अब फिर जो हमारा चार्ट होता है उसके अकॉर्डिंग 2.5 लाख फिर हमने निकाला। अब 2.5 लाख पे हमें कितना चार्ज देना पड़ेगा, 5% का। सेकंड, अगर हम सेकंड स्लैब में आते हैं तो कितना लगेगा 2.5 लाख पे फिर 5%, और 2.5 लाख का 5% कितना हुआ 12,500। 12,500 हमने क्या किया था, 7,50,000 में से 2.5 लाख को निकाल दिया। हमारे पास कितना बचा, 5 लाख। तो फर्स्ट स्लैब में क्या था, 2.5 लाख से 2.5 लाख से ज्यादा, 5 लाख से कम किसी की इनकम है तो उस पर कितना परसेंट चार्ज लगेगा, 5%। अगर 5 लाख से ज्यादा है और 10 लाख से कम है तो उस पर कितना परसेंट लगेगा, 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हमारे पास अब कितना बचा है, 7,50,000 में से हमने 2.5 लाख इनकम जो है निकाल दी, 5% उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा दिया। उसके बाद कितना बचा है, 5 लाख। अब 5 लाख पे कितना चार्ज लगेगा, 20% का। तो 5 लाख का 20% कितना हुआ, 1 लाख। तो जो हमने फर्स्ट स्लैब से कितना चार्ज रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया था, 5%, 2.5 लाख पे 12,500। और फिर नेक्स्ट स्लैब से कितना चार्ज किया था, 20%, 5 लाख पे, तो कितना हुआ था, 1 लाख। अब इन दोनों को प्लस करेंगे कितना आएगा, 1,12,500। तो ये हमारा जो है टैक्स है, पर इस पे क्या लगेगा, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी लगेगा। तो 4% लगेगा, तो कितना आया, 4,500। इन दोनों को सबको प्लस कर दिए, कितना आया, 1,17,000 रुपए जो है हमें इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। अब इसमें सरचार्ज नहीं लगेगा क्योंकि जो इनकम है वो 10 लाख है, ना कि 50 लाख। अगर 50 लाख से ज्यादा किसी की इनकम है तो उस पर सरचार्ज कैलकुलेट किया जाता है। फिर से देखते हैं कैसे कैलकुलेट किया। पहले इनकम कितने की थी, 10 लाख की।